डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरिद्वार में पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सीएम खंडूरी, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। सीएम धामी भी रहे मौजूद। धामी ने खंडूरी को सादगी, अनुशासन, ईमानदारी का मिसाल बताया। चंपावत में मां पूर्णागिरी धाम पहुंचेगी हेली सेवा। चुका में बन रहा हाईटेक हेलीपैड, एक साथ उतरेंगे 3 हेलीकॉप्टर। कैंची धाम में भीषण जाम, रानीखेत में पर्यटन प्रभावित, होटल व्यवसायियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। चंपावत में अब नहीं थमेगा पहाड़ों का सफर, स्वाला डेंजर जोन पर तेजी से काम जारी, बरसात में राहत की बड़ी उम्मीद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय सेना के मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूरी को हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर वर्ग के लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी, जबकि उनके पुत्र मनीष खंडूरी ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। इस दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनरल खंडूरी का निधन उत्तराखंड और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने उनके जीवन को सादगी, अनुशासन और ईमानदारी की मिसाल बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद भावुक नजर आए। जनरल खंडूरी के निधन की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री धामी न सिर्फ छत्तीसगढ़ से तत्काल देहरादून लौटे, बल्कि बुधवार को हरिद्वार में हुई अंत्येष्टि में भी शामिल हुए। मंगलवार को जब जनरल बीसी खंडूरी का निधन हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हो रहे थे। शोक समाचार मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तत्काल देहरादून के लिए रवाना हुए। यहाँ उन्होंने सीधे वसंत विहार स्थित जनरल खंडूरी के आवास का रुख कर उन्हें भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। साथ ही शोकाकुल परिवार का भी ढांढस बंधाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रति जनरल खंडूरी के योगदान को नमन करते हुए 3 दिन का राजकीय शोक के साथ ही 1 दिन के अवकाश की भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनरल खंडूरी को अंत्येष्टि पुलिस सम्मान के साथ संपन्न कराने के भी निर्देश दिए हैं। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीज़ों को पूरा करें। उनका जाना वास्तव में, चूँकि मैं भी उनके साथ लंबे समय तक मैंने भी काम किया और एक अभिभावक के नाते भी उनकी कमी हमेशा हमको खलेगी। देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी, जो वर्षों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री रहे, सेना में अधिकारी रहे, बहुत ही उनका जीवन एक सुलझे हुए विचार का और बहुत ही तपस्वी टाइप, इस प्रकार के वो एक भूमिका निभाने वाले, हर प्रकार के दायित्वों में बहुत उसको शुचिता से, ईमानदारी से, लगन से, अनुशासन से उन्होंने पूरा किया, निभाया। अच्छी आयु उनको प्राप्त हुई। आज हमारे बीच से वो चले गए हैं। उनके कार्यकाल को उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग हमेशा याद रखेंगे।
चंपावत जनपद में उस समय अलग तस्वीर देखने को मिली जब जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद खेत में उतरकर महिला कृषकों के साथ गेहूं की फसल काटते नजर आए। तहसील चंपावत के ग्राम कनल गांव में जिलाधिकारी ने कृषक सुभाष ताडागी के खेत में गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग का उपज क्षमता का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने खेत में कार्य कर रही महिला कृषकों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए पावर टीलर समेत आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य कृषि अधिकारी को दिए। साथ ही महिला कृषकों को उन्नत मडुआ बीज एवं कृषि यंत्र भी वितरित किए गए। कृषि एवं सांख्यिकी विभाग की वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत खेत में 30 वर्ग मीटर के 2 प्लाट चिन्हित कर क्रॉप कटिंग प्रयोग किया गया। पहले प्लाट से 13 किलो 900 ग्राम और दूसरे प्लाट से 12 किलो 400 ग्राम गेहूं की उपज प्राप्त हुई। वहीं वैज्ञानिक परीक्षण के लिए गेहूं की बालियों के नमूने सुरक्षित रखे गए, जिन्हें 15 दिन सुखाने के बाद दोबारा तौला जाएगा ताकि सटीक उत्पादन का आंकलन किया जा सके। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि क्रॉप कटिंग प्रयोग किसानों की फसल उत्पादन क्षमता जानने का सबसे विश्वसनीय तरीका है, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत कई कृषि योजनाओं के लिए सही डाटा तैयार होता है और किसानों को योजनाओं का लाभ मिल पाता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने खेत में उपयोग किए गए बीज, उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशकों को भी जानकारी ली। मौके पर कृषि, राजस्व एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे। चंपावत जनपद मुख्यालय से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 से लगे धौन गांव में बिजली व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा वर्षों पहले सड़क किनारे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली के खंभे लगाए गए थे, जिससे लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा मिलने की उम्मीद जागी थी। शुरुआती कुछ महीनों तक व्यवस्था सुचारू रही, लेकिन अब वही बिजली के खंभे सोपीश बनकर रह गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से बिजली लाइनें बंद पड़ी हैं और विभागीय लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। आरोप है कि कई स्थानों पर खुले बिजली के तार छोड़ दिए गए हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और आम राहगीरों के लिए हर समय हादसे का खतरा बना रहा है। ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी जानहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। गांव वासियों ने बताया कि कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड लाइन होने के बावजूद बिजली के तार झाड़ियों को छूते दिखाई दे रहे हैं, जो सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लोगों का कहना है कि विभाग की अनदेखी के चलते समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर मामले को लेकर कई बार CM हेल्पलाइन और पत्राचार के माध्यम से संबंधित विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, NH विभाग और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय इस समय रहते इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाए, ताकि गाँव के लोगों को भय से साए में जीवन न बिताना पड़े। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा? क्या किसी अनहोनी के बाद ही कार्रवाई होगी या फिर धौन गांव के लोगों को उस समय रहते राहत मिलेगी? पहाड़ों की पहचान और स्वाद का अनमोल खजाना माने जाने वाला काफन इन दिनों जनपद चंपावत के जंगलों और बाजारों में खूब नजर आ रहा है। गर्मियों के मौसम में पकने वाला यह लाल रंग का खट्टा मीठा जंगली फल न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका का भी मजबूत सहारा बना है। अप्रैल से जून तक चलने वाले इसके सीजन में गांव के लोग सुबह सुबह जंगलों का रुख करते हैं और घंटों मेहनत कर काफल तोड़कर बाजारों तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला काफल अपने विशेष स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण काफी लोकप्रिय है। छोटे छोटे लाल रंग के ये रसीले फल विटामिन C, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मददगार माने जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार काफल का सीजन शुरू होते ही चंपावत जिले के कई गांवों में लोगों की आय का एक बड़ा जरिया तैयार हो जाता है। ग्रामीण महिलाएं और एक पुरुष जंगलों से काफल इकट्ठा कर सड़क किनारे स्टॉल लगाते हैं, जहां बाहर से आने वाले पर्यटक इसे बड़े चाव से खरीदते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय बाजारों में भी इसकी अच्छी मांग रहती है। मेहनत और सीमित उपलब्धता के कारण इसका बाजार भाव करीब 320 से 400 प्रति किलो रुपए तक पहुंच जाता है।
ग्रामीणों का कहना है कि काफल तोड़ना आसान काम नहीं है। पहाड़ी जंगलों में घंटों पैदल चलकर पेड़ों तक पहुंचना पड़ता है, फिर सावधानी से फल तोड़कर बाजार तक लाना पड़ता है। बावजूद इसके सीजन के दौरान यह कई परिवारों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन जाता है। काफल केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी छाल, जिसे आयुर्वेद में कायफल कहा जाता है, गले की सूजन, खांसी और सिरदर्द जैसी समस्याओं में उपयोगी मानी जाती है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी कम शेल्फ लाइफ है, क्योंकि पकने के बाद यह फल केवल 2 से 3 दिन तक ही ताज़ा रह पाता है। यही वजह है कि पहाड़ों में से अधिकतर ताज़ा ही बेचा जाता है। कुल मिलाकर काफल केवल एक फल नहीं बल्कि चंपावत की संस्कृति, स्वाद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुका है। हर साल गर्मियों में यह लाल फल पहाड़ों की रौनक बढ़ाने के साथ साथ सैकड़ों परिवारों के चेहरों पर खुशियां भी लाता है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी पहल के तहत अब मां पूर्णागिरि धाम तक श्रद्धालुओं की यात्रा और भी आसान होने जा रही है। जनपद के चुका क्षेत्र में लदिया नदी के किनारे आधुनिक हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे भविष्य में मां पूर्णागिरि धाम हेली सेवा से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धार्मिक, पर्यटन, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोक निर्माण विभाग चंपावत के अधिशासी अभियंता MC पलाड़िया के अनुसार करीब 1.88 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस आधुनिक हेलीपैड में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतरने की क्षमता होगी। यह सुविधा न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाएगा बल्कि आपातकालीन सेवाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित संपर्क को भी मजबूती करेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा हो। बताया गया कि हेलीपैड बनने के बाद मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और कम समय में यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही नेपाल सीमा और NHPC क्षेत्र के निकट होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। इतना नहीं, मुख्यमंत्री धामी की दूरदर्शी सोच के तहत चुका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन और पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना को भी इस परियोजना से बड़ा बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिशासी अभियंता ने जानकारी दी कि अप्रैल महीने से शुरू हुए निर्माण कार्य का लगभग 40% हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि विभाग ने इसे सितंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। अब सवाल यह है कि क्या हेली सेवा शुरू होने के बाद मां पूर्णागिरि धाम में पर्यटन और श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बनाएगी। खबर का रुख करेंगे, जहां चंपावत में कभी बरसात शुरू होते ही 15 से 20 दिनों तक बंद रहने वाला स्वाला डेंजर जोन अब बदलाव की राह पर दिखाई दे रहा है। चंपावत जिले का यह संवेदनशील मार्ग लंबे समय से यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ था। बारिश के दौरान लगातार भूस्खलन और मलबा आने से सड़क अवरुद्ध हो जाती थी, जिससे चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला और आदि कैलाश मार्ग पर आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होती थी। मार्ग बंद होने का सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ता था। पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों से लेकर रोजमर्रा की खाद्य सामग्री के दाम अचानक बढ़ जाते थे, क्योंकि सप्लाई प्रभावित हो जाती थी। यात्रियों को घंटों तक नहीं बल्कि कई दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए CM धामी ने मामलों को प्राथमिकता में लेते हुए NH विभाग को स्वाला डेंजर जोन में और अधिक प्रभावी तथा मजबूत कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बरसात के दौरान सड़क बंद होने की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। वहीं DM के निर्देश अनुसार कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर मौके का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी स्वयं डेंजर जोन का दौरा कर कार्य की प्रगति और मजबूती का जायजा लेते रहे हैं, ताकि भविष्य में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों में इस बार उम्मीद जगी है कि आने वाले मानसून में स्वाला डेंजर जोन पहले की तरह लंबे समय तक अवरुद्ध नहीं होगा। यदि कार्य तय मानकों और समय सीमा के भीतर पूरा होता है तो यह न केवल यात्रियों के लिए राहत लाएगा बल्कि सीमांत क्षेत्रों तक खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी सुचारू रहेगी। पहाड़ की लाइफलाइन माने जाने वाले इस मार्ग पर सुधार कार्य ने लोगों को राहत की उम्मीद दी है। अब नजरें आने वाली बरसात पर टिकी हैं कि क्या इस बार स्वाला डेंजर जोन सच में मुसीबत नहीं, राहत का रास्ता बनेगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेंजर जोन जो स्वाना के पास चंपावत जिले में मौजूद है, NH9 में अभी हम खड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह विधानसभा भी है।
और हमारे चंपावत जिले के जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार जी के निर्देशानुसार यह कार्य बहुत ही सुचारू तरीके से चालू हुआ है। और पहले तक इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती थी, 15-15, 20-20 दिनों तक यह रास्ता अवरुद्ध होकर बंद हो जाया करता था। लेकिन इस वर्ष यह कार्य जो है वह युद्ध स्तर पर जारी है और जिलाधिकारी जी के निर्देशानुसार यह कार्य तुरंत चालू कराया गया है। और इस कार्य की गुणवत्ता मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इस एरिया को दिखाने की कृपा करें। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह कार्य अभी जिलाधिकारी जी के निर्देशानुसार बहुत जल्दी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बरसात के सीजन से पहले यह रोड तैयार करने के लिए जिलाधिकारी जी के निर्देश हैं। और ज़्यादा न कहते हुए आप लोग भी इससे देखते होंगे, आते होंगे, सफ़र करते होंगे। कैमरामैन के साथ एपीएन न्यूज कमल भंडारी, चंपावत। कैची धाम क्षेत्र में लगातार लग रहे भीषण जाम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन रानीखेत ने ग्राउंड होटल में प्रेस वार्ता कर रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि इसका सीधा और गंभीर असर रानीखेत में पर्यटन एवं स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन द्वारा जल्द प्रभावी समाधान नहीं निकाला गया तो होटल व्यवसायियों एवं पर्यटन से जुड़े लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि कैची धाम में प्रतिदिन कई घंटों तक लगने वाले जाम के कारण पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि पर्यटक रानीखेत आने से बचने लगते हैं। इसका सीधा असर होटल व्यवसाय, स्थानीय व्यापार, टैक्सी संचालकों, रेस्टोरेंट एवं पर्यटन पर आधारित हजारों लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि भवाली रामगढ़ वैकल्पिक मार्ग अत्यधिक संकराव और दुर्घटनाओं की दृष्टि से बेहद खतरनाक बना हुआ है, जिसके कारण यातायात का दबाव और बढ़ गया है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस मार्ग का शीघ्र चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण किया जाए ताकि पर्यटकों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा मिल सके। इसके साथ ही रानीखेत भतरौंज खान रामनगर मार्ग को चौड़ा एवं बेहतर बनाने की मांग भी उठाई गई। पदाधिकारियों का कहना है कि अगर इस मार्ग को विकसित किया जाता है तो कैची धाम, नैनीताल एवं जिम कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी और रानीखेत पर्यटन को भी नया विस्तार मिलेगा। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि रानीखेत जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल की लगातार उपेक्षा की जा रही है, जबकि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। यदि समय रहते सड़क एवं यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो इसका गंभीर आर्थिक प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। एसोसिएशन अध्यक्ष हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि रानीखेत आने वाले पर्यटकों को बायां धनाचूली कवारव के रास्ते डाइवर्ट करा जा रहा है, जो कि लगभग 80 किलोमीटर लंबा हो गया है, जिससे रानीखेत में पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट हो गई है और सभी होटलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो होटल व्यवसायी एवं पर्यटन से जुड़े लोग जन आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बरसात के मौसम से पहले ही जनपद चंपावत में डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों पर रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में संक्रमण काल को देखते हुए डेंगू एवं मलेरिया नियंत्रण के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। वहीं संबंधित विभागों को विशेष स्वच्छता अभियान चलाने और संवेदनशील क्षेत्रों में फॉगिंग तेज करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयोजित इस अंतर विभागीय समन्वय बैठक में आगामी संक्रमण काल को देखते हुए जनपद में प्रभावी रणनीति लागू करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निकाय, पंचायती राज, जलापूर्ति, सिंचाई, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा आपदा प्रबंधन सहित कुल 15 विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिसका संक्रमण काल सामान्यतः जुलाई से नवंबर तक रहता है। स्वास्थ्य विभाग पिछले 5 महीने से नियमित जांच अभियान संचालित कर रहा है तथा जांच किट और दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिला चिकित्सालय में एलिसा जांच सुविधा उपलब्ध है और डेंगू मरीजों के उपचार के लिए 22 आइसोलेटेड बेड तैयार किए गए हैं। साथ ही मच्छरदानियों सहित जरूरी संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेंगू के प्रजनन स्थलों को तत्काल चिन्हित कर नष्ट किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कूलर, पुराने टायर, गमले, पानी की टंकियां, खुले बर्तनों और रुके हुए साफ पानी वाले स्थानों पर मच्छरों के लार्वा को विकसित न होने पर जोर दिया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।